नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्प्लिट एसी में लगने वाले सभी भागों के बारे में। उसमें कितने कंपोनेंट लगे हुए होते हैं और इस कंपोनेंट का क्या काम होता, किस लिए लगा होता, इस सारे काम के बारे में भी बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपोनेंट को समझाते जाएंगे, कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता, क्या काम होता है उसका, है कि नहीं, और किस लिए लगा होता। ये सारा कुछ वीडियो में आपको बतलाते जाएंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप खाली इसे नहीं, खाली लिख लेना है इसका, नहीं शुरू से लेकर लास्ट तक समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए लगा होता है, किसका क्या काम होता है। इससे क्या चीज़ आपको आसानी से याद भी रहेगा, खाली लिखने से आपको याद नहीं रहेगा। अब यहाँ पर समझिए, जो मैंने जो सबसे पहले दिया स्प्लिट एसी में, अभी विंडो एसी के बारे में नहीं बतला रहा है। स्प्लिट एसी में लगने वाले सभी भागों के बारे में बतला रहे हैं। स्प्लिट एसी में एक रहता है इंडोर, एक रहता है आउटडोर। नहीं, स्प्लिट होता है दो टुकड़ा, एक इंडोर वाले भाग, एक आउटडोर वाले भाग। तो सबसे पहले हम लोग इंडोर के बारे में बतला रहे हैं। जो इंडोर में रूम के जो अंदर एसी रहता है, उसके अंदर वाले भाग में कितना कंपोनेंट लगा होता है। फिर रूम के बाहर जो रहता है उसके उसमें कितना कंपोनेंट लगा होता है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले इंडोर यूनिट में, तो इंडोर यूनिट में जो पहला लगने वाला भाग है, सबसे पहला तो जैसे इंडोर हम लोग जाते हैं, एसी लगाते हैं। इंडोर में क्या करते हैं, एसी जब इंडोर को टांगते हैं तो वहाँ पे इंडोर प्लेट लगाते हैं। किस पे टांगते हैं? प्लेट पे। उसको इंडोर प्लेट बोलते हैं, है कि नहीं, जिस पे इंडोर को इंस्टॉलेशन करते हैं। वही मतलब मेरा होता है, क्या इंडोर प्लेट उसको बोलते हैं। जब आप दुकान में जाएंगे तो आप क्या चाहिए बोलना, इंडोर प्लेट दीजिए, ये चीज। दूसरा जो कंपोनेंट है कैबिनेट। जब इंडोर टंगा हुआ होता है, हम लोग सर्विस करना रहे या फिर खोलना रहे, बाहर जोड़ना रहे, कुछ भी, उसमें क्या चीज करते हैं, कैबिनेट को खोलना पड़ता है। कैबिनेट मतलब होगा कवर, पूरा कवर। फ्रंट वाला जो प्लास्टिक आता है व्हाइट व्हाइट, वही मेरा पूरा कांच हो गया, कैबिनेट या कवर। और तीसरा जो दिया हुआ मेरा फिल्टर। कैबिनेट के पहला कवर जब हम लोग खोलते हैं, ग्रिल के ऊपर करते हैं, उसके बाद फिल्टर रहता है। उसको क्या चीज बोला जाता है? एयर फिल्टर। यानी कि रूम के अंदर की हवा सबसे पहले उसी में टकराता है, तब जाकर एयर प्यूरिफायर का काम करता है वो। यानी कि हवा में जो भी धूलकण है, मिट्टी है, गंदगी है, वो सारा उसी में छन जाता है। उसके बाद मेरा एयर कहा जाता है, कूलिंग कॉइल में टकराता, फिर वहां से कूलिंग कॉइल में बराबर का चीज हवा खींच करके बाहर हवा निकालता फ्लैप के जरिए। क्लियर है ना? तो वहाँ पे क्या देता है, फिल्टर, जो जाली वाला फिल्टर लगता है, उस फिल्टर के बारे में बतला रहे हैं। और उसके बाद जो है फ्लैप, एक तो बतला है फ्लैप के बारे में। फ्लैप क्या देता है? एयर डायरेक्शन के लिए, नहीं ऊपर नीचे जो करते हैं ना, ये रहता है फ्लैप कहलाता। स्विंग मोटर, उसके स्विंग यानी स्विंग बटन से काम करता है वो मेरा। और यहाँ पे क्या चाहिए उसके बाद, एयर फिन। फ्लैप देखिए, नॉर्मली एक फ्लैप आपको बारे में एक ही बता रहे हैं, ठीक है। एक जो है फ्लैप ऊपर नीचे करता है, हमारे बहुत बार क्या है इसी में लेफ्ट राइट भी हवा करना है। लेफ्ट राइट कौन करेगा? उसको एयर फिन या एयर डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक ना। यानी कि एक हो गया, जैसे स्विंग के लिए होता है ना, स्विंग में दो टाइप होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्विंग, एक वर्टिकल स्विंग। एक हॉरिजॉन्टल हो गया जो मेरा लेफ्ट राइट एयर करेगा, यानी कि बायां आदमी बैठा हुआ इसी के बायां साइड, तो उसको भी हवा लगेगा, दायां साइड बैठा हुआ उसको भी हवा लगेगा। और ये वर्टिकल क्या करेगा, सिर्फ एयर फ्लो को ऊपर और नीचा करता, वो हवा डायरेक्शन को बायां दायां नहीं करता। बायां दायां करने के लिए क्या चाहिए रहता है, उसके लिए आपको ये एयर फिन रहेगा, ठीक ना। उसको एयर डायरेक्शन में बोला जाता है, एयर फिन को ही। उसके बाद क्या दिया हुआ, फ्रंट ड्रेन ट्रे। फ्रंट ड्रेन ट्रे, ये क्या चाहता, मैं ये देखते कूलिंग कॉइल। जब हम लोग एसी चालू करते हैं तो एसी में से पानी गिरता। पानी क्यों गिरता? क्योंकि कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर काफी कम होता है और बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता। जब बाहर टेम्परेचर उसमें टकराता है तो वो भी मेरा क्या, नमी उसमें चिपकना चालू हो जाता, जिस कारण से क्या चाहता वहाँ पे कि पानी वहाँ पर बनना चालू होता, नमी चिपकना चालू होता, जिस कारण से पानी बनना चालू होता। अगर टेम्परेचर माइनस में चला जाता तो वहाँ पर फिर आइस बनना चालू हो जाता। उसमें से जो पानी गिरता है कूलिंग कॉइल वाला पानी, तो कूलिंग कॉइल में देखते हैं तीन परत, पहला परत, दूसरा परत और तीसरा परत। कूलिंग कॉइल में तीन परत रहता। अब तीन परत में है कि पहला दूसरा का पानी तो मेन फ्रंट वाला, सामने वाला दोनों परत कूलिंग कॉइल का पानी फ्रंट ड्रेन ट्रे में, यानी कि सामने सामने पानी जो इसमें गिरता है, और उसमें जो पानी एक ट्रे बना हुआ था ब्लैक सा, उसमें क्या चलता है, उसमें पानी चलाता, उसी को बोलते हैं फ्रंट ड्रेन ट्रे। उसके बाद है मेरा बैक ड्रेन ट्रे, है ना। उसके बाद क्या है, बैक ड्रेन ट्रे। अब बैक ड्रेन ट्रे क्या काम करता, पहला दूसरा परत के पानी तो फ्रंट ड्रेन ट्रे में आता डायरेक्ट, मगर तीसरा परत के पानी कहाँ जाता, तीसरा परत का पानी बैक ड्रेन ट्रे में जाता। अच्छा एक ही और इंटरव्यू में आपको ये भी सवाल पूछा जाता है, एसी में कितने ड्रेन ट्रे होता है। यहाँ पर आर एसी की बात किया जा रहा है, दूसरा एसी के नहीं, ठीक है, रूम एयर कंडीशनर के बारे में। तो कितने ड्रेन ट्रे होता है, तो उसमें बोलना मिनिमम दो मैक्सिमम तीन, मिनिमम दो मैक्सिमम तीन।
पैनासोनिक के मॉडल में एक आता क्यूब मॉडल, उसमें सिर्फ एक ही ड्रेन ट्रे देता है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, वो मॉडल बंद हो चुका। मिनिमम तो नहीं तो 3 जो स्पिलेट बना रहा था लंबा सा था, उसमें 2 या नहीं तो 3, एक फ्रंट ड्रेन ट्रे और बैक ड्रेन ट्रे में कभी 2 रहता कभी 1 रहता पानी निकलने के लिए। और बैक वाला पानी भी मेरा फ्रंट वाला में ही आता, और फ्रंट वाला पानी फिर ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है पानी। क्लियर ना? ये चीज होता है। बैक में क्या चीज था, बैक तीसरा परत के पानी बैक ड्रेन ट्रे में ही जाता है, फिर बैक ड्रेन ट्रे का पानी फ्रंट ड्रेन ट्रे में आता है। उसके बाद जो दिया हुआ ब्लोवर मोटर है ना, मैंने कि बैक ड्रेन फ्रंट ड्रेन ट्रे हो गया, बैक ड्रेन ट्रे हो गया, उसके बाद क्या है ब्लोवर मोटर। ब्लोवर मोटर क्या होता है, ब्लोवर मोटर नहीं दिया, ब्लोवर दिया हुआ है ना, ब्लोवर वो में इलेक्ट्रिकल भाग आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल भाग के बारे में बदला नहीं रहे। यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा ब्लोवर। ब्लोवर क्या चीज करता, मेरा रूम के अंदर हवा खींचना और वहां से हवा को फिर फेंकना रूम के अंदर, यानी कि वही तो मेरा एयर डायरेक्शन का काम करता है पूरा, और ऊपर एयर फैलाने का काम क्या चीज करता, ब्लोवर ही काम। जिससे रूम में मेरा पंखा रहता, पंखा चलेगा तभी तो हवा ऊपर मतलब कि ऊपर प्रेशर बनाएगा, यानी सर ऊपर हवा लगेगा, ये चीज मेरा ब्लोवर काम करता। उसके बाद है ब्लोवर बुश। अब ब्लोवर जो रहता है, ब्लोवर चलेगा किस पे, मान ये है, अब हवा में तो चलेगा नहीं, इसको क्या चाहिए इस तरीका से पकड़ लिया, और उसके बाद इसको किसी सहारे से घुमाया जाए, वही मेरा बुश करा था, जिसको जिस तरीके से पकड़ा जा रहा दूसरा दूसरा साइड से, उसको क्या चाहिए बोलते हैं ब्लोवर बुश या रबर बुश उसको बोला जाता है, इसमें रबर का बुश लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ब्लोवर मोटर बुश। एक तो ब्लोवर जैसे इधर से माने कि मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, और मोटर क्या चीज कर रहा है ब्लोवर को चला रहा है, और ब्लोवर का दूसरा साइड लग रहा तो वो क्या चाहिए ब्लोवर बुश। और इस सर मोटर लगा हुआ, मोटर को इधर चलने की चाहिए जगह, उसमें भी एक रबर का भी बुश लगता है, मोटर में दोनों टाइप का लगता है, उसमें मोटर को पकड़ने के लिए रबर बुश लगता है, यानी मोटर बुश को बोला जाता है, मोटर के ऊपर मोटर को घुमाने के लिए उसको मोटर बुश बोला जाता है। अगर वो सही से नहीं लगा हुआ रहेगा तो मोटर आपका वाइब्रेशन देगा, आवाज करेगा ज्यादा, वो सही से बैठेगा नहीं, ये चीज समझ लीजिए। उसके बाद जब मेरा कूलिंग कॉइल है ना, ये कूलिंग कॉइल है, जब पाइपलाइन में आपको गैस के बारे में बदलाया जाएगा। तो कूलिंग कॉइल क्या चाहिए होता, कूलिंग कॉइल इतना ठंडा करता है पूरा मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम क्या चाहिए था, कंप्रेसर, कूलिंग कॉइल और कैपिलरी ट्यूब और कंडेंसर कॉइल, ठीक है। तो वही मेरा कूलिंग कॉइल हो गया। अब कूलिंग कॉइल क्या काम करता है, ठंडा करने का जो काम कर रहा, टेम्परेचर डाउन करने का जो काम कर रहा है, इसी में ना होता है इवापोरेटर में, इसी को कूलिंग कॉइल को इवापोरेटर बोला जा रहा है। जो सामने से यानी कि जो ठंडा होता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, है ना, ये मेरा कूलिंग कॉइल होता है। उसके बाद है ना डिस्चार्ज लाइन। अब देखिए इंडियन में बोला जा रहा है डिस्चार्ज लाइन, जबकि होता है कंप्रेसर के पास डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन। यहाँ पर सिर्फ पहचान के लिए होता है एक पतला वाला पाइप और एक मोटा वाला पाइप, इसीलिए यहाँ पर एक डिस्चार्ज लाइन होता है और एक सक्शन लाइन होता है। पतला वाला क्या होता है डिस्चार्ज लाइन, और मोटा वाला सक्शन लाइन होता है। अगला जो मेरा पाइप स्प्रिंग, सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप में आप देखिएगा तो वहाँ पे पाइप स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, इंडोर में खास करके, आउटडोर में नहीं। इंडोर में क्या लगा हुआ रहता है पाइप स्प्रिंग, पाइप में जो लगा हुआ रहता है पहले से ऑलरेडी कंपनी लगा के देता है, उसी को बोलते हैं पाइप स्प्रिंग या कॉपर पाइप स्प्रिंग। उसके बाद क्या दिया हुआ ड्रेन पाइप। अब जिस रास्ते से पानी निकलेगा, यानी कि ड्रेन ट्रे से जिस रास्ते से पानी बाहर निकलेगा रूम के बाहर, उसी क्या बोला जाता है ड्रेन पाइप बोला जाता है। अगला जो दिया हुआ आपका इंसुलेशन, एक चीज ध्यान कीजिए, जो इंडोर में पाइप निकालते हैं आउटडोर के लिए कॉपर पाइप, उस पाइप के ऊपर देखते हुए इंडोर में भी इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, मतलब कॉपर पाइप के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ रहता है उसी को इंसुलेशन बोला जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल अपना भाषा में कहते हैं कवर, कवर चढ़ाया हुआ। तो कॉपर पाइप के ऊपर जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं इंसुलेशन। वो क्या करता है बाहरी नमी से बचाता है, वहां पर नमी बनेगा नहीं तो वहां पर पानी गिरेगा नहीं, अगर उसको नहीं लगाएंगे तो वहां पर क्या चाहिए वाटर लीकेज होने की संभावना बढ़ जाएगा, वहां पानी गिरना चालू हो जाएगा। उसके बाद जो है मेरा पीसीबी। पीसीबी क्या काम होता, पूरा मेन है कि पूरा सिस्टम को ही कंट्रोल करना ऑटोमेटिक। आपको ये नहीं करना सेलेक्टर स्विच, सारे सेलेक्टर स्विच से हम क्या जैसे मैनुअली विंडो सिम होता पहले आता था, जो हाथ से घुमा करके और हाथ से खुद से कंट्रोल करना पड़ता था। यानी पीसीबी मतलब हो गया सिर्फ यानी कि बैठे बैठे कंट्रोल करना, काम को सुविधा करता है ये मेरा रिमोट कंट्रोल। पूरा पीसीबी मतलब रिमोट कंट्रोल समझ लीजिए, तरह से खुद ब खुद काम करेगा। ये चीज पीसीबी पूरा यानी कि इंडोर को आउटडोर को चलाने के लिए कहाँ से किसको सप्लाई कहाँ से मिलेगा और कितना पे कंट्रोल करेगा, सारा सारा पीसीबी ही कंट्रोल करता। उसके बाद में क्या चाहिए इनपुट पावर सप्लाई। एक चीज बतलाइए, पीसीबी पहले ऑन होने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए, उसको पावर सप्लाई देगा कौन, तो मेन पावर सप्लाई मेन विद्युत जो है करंट
वहां से लेकर के और मेन पीसीबी तक पावर सप्लाई जिस वायर गिर जाता है उसी को इनपुट पावर सप्लाई वायर बोला जाता है। इनपुट पावर सप्लाई सिर्फ लिख दिए हैं, उसको इनपुट पावर सप्लाई वायर बोला जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे, फ्यूज। देखिए आप कुछ कंपोनेंट के बारे में आपके ये भी पीसीबी के अंतर्गत ही आता है, हाँ आता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर कुछ कंपोनेंट है जिसको आपको ऐसे टेक्नीशियन को याद करना ही चाहिए और रहना भी चाहिए, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ये सब कम से कम आपको मालूम ही होना चाहिए। ये पर फ्यूज है, तो फ्यूज क्या चाहिए था, किसी कारण से हाई वोल्टेज ले रहा, हाई करंट ले रहा, हाई वोल्टेज किसी कारण से हाई करंट ले रहा, तो अब क्या चाहिए, मेरा फ्यूज जो है टूट जाता, किसी में सेप्टिक काम करता है, ये मेरा कुछ खराबी होने नहीं देता और मेरा फ्यूज क्या चाहिए उड़ जाता, ये चाहिए था फ्यूज। उसके बाद है रूम सेंसर और कॉइल सेंसर। यहाँ पे कहते थे ये मेरा पीसी में ही लगा हुआ था। रूम सेंसर क्या करता है, रूम के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है, जैसे कि जितना पर हम लोग सेट किए रिमोट के द्वारा, मैंने 20 पर सेट किए तो 20 डिग्री पर रूम का टेम्परेचर आ गया तो उसके बाद आउटडोर को बंद कर देगा या फिर उसी पे मेंटेन करेगा रूम के टेम्परेचर को। और कॉइल सेंसर क्या करता है, ये डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम का काम करता है, किसी कारण से आइस जम का बहुत ज्यादा तो आइस को पिघलाने का काम करेगा, यानी कंप्रेसर को ये भी बंद करने का ही काम करेगा। अगला जो दिया हुआ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर नॉर्मली होता है 3 टाइप का, है कि नहीं, स्टेप डाउन, स्टेप अप और एक बड़ा ऑटो ट्रांसफार्मर। हम लोग जो यूज करते हैं हमेशा क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि कम वोल्टेज के पीसीबी में जो जरूरत होता है कम वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का नहीं, कम वोल्टेज का। तो हम क्या काम होता कि जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उसको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करेगा कौन कन्वर्ट, 220 दिए हैं, पीसीबी चाहिए 12 वोल्ट डीसी, फिर कन्वर्ट कौन करेगा उसको 12 वोल्ट डीसी में, 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में पहले कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर 12 वोल्ट एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड लगाते हैं, तब जाकर डीसी यानी कि 12 वोल्ट डीसी बनता है, तब जाकर मेरा पूरा पीसीबी ऑपरेट होता है और ऑन होता है, काम करता है। क्लियर ना, ये चीज आप समझ गए यहाँ पे, समझ गए ना, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर कन्वर्ट करने का काम करता है। ये मेरा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसे क्या बोलते हैं, एलवीटी, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये याद कर लीजिएगा। और वो स्टेप अप को एचवीटी, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद क्या चाहिए, स्विंग मोटर। स्विंग मोटर भी यहाँ पर अभी तुरंत बतलाया आपको, 2 टाइप होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक एयर फ्लो डायरेक्शन को ऊपर नीचे करने के लिए जो काम करता है, इसको घुमाएगा कौन ऊपर नीचे, तो स्विंग मोटर काम करेगा। एयर डायरेक्शन को लेफ्ट राइट कौन करेगा, तो स्विंग मोटर काम करेगा। तो उसी में एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक मेरा वर्टिकल स्विंग मोटर। और एसी और डीसी दोनों में आता है, अगर विंडो से मिलेगा अधिकतर में एसी मिल जाता है जिसमें सेलेक्टर स्विच वाला रहेगा, बाकी सब में आपको डीसी मिलता है स्प्लिट में। उसके बाद जो दिया कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, जो इंडोर से जो आउटडोर के लिए पावर सप्लाई वायर निकलता है, यानी इंडोर पर जहाँ पर कनेक्टर रहता है, जहाँ पर हम लोग आउटडोर का वायर जोड़ते हैं इंडोर में, वही मेरा कनेक्टर कहलाता है। ये मेरा क्या कहता है, कनेक्टर। अगला क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले जब तो नहीं रहेगा फिर कस्टमर को मालूम कैसे पड़ेगा कितना डिग्री पर सेट है, किस मोड में सेट है, कैसे क्या काम करेगा, ठंडा कर रहा नहीं कर रहा, इस सारा कुछ डिस्प्ले पे चेक कर लेता है। रिमोट से दबाया हर एक चीज डिस्प्ले पर शो करते जाता है। ये मेरा डिस्प्ले होता है डायरेक्शन के लिए, देखिए एक इंडिकेट करता है डिस्प्ले मेरा। ऑन ऑफ स्विच, देखिए एक चीज और, पीसीबी में मेरा ऑन ऑफ स्विच भी होता है। जब आप लोग कभी भी काम करें, मैंने रिमोट काम नहीं कर रहा हो तो पीसीबी में खोजा कीजिए, हो सकता है वो डिस्प्ले में मिल जाए, हो सकता है वो मेरा पीसीबी में ही मिल जाए। बहुत बार नहीं देता कुछ मॉडल में, बाकी लगभग मॉडल में आपको देता है ऑन ऑफ स्विच, मैनुअली ऑन ऑफ स्विच उसको बोला जाता है, मैनुअली ऑन ऑफ स्विच। खुद से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं एसी को, यानी बटन दबा करके। एसी की रिमोट नहीं भी काम कर रहा उसको बटन दबा करके, यानी पीसी में उसका साइड में कहीं ना कहीं दिया होगा या फिर डिस्प्ले के में कहीं ना कहीं दिया हुआ रहता है, उसको दबाइएगा तो मेरा क्या चाहिए, तो एसी मेरा ऑन हो जाएगा बिना रिमोट का भी। उसके बाद मेरा क्या दिया हुआ, रिमोट। रिमोट तो ये है, रिमोट में यानी कि बैठे बैठे सारा काम जो करना, इस सारा रिमोट कंट्रोल देसी होता है स्प्लिट, रिमोट के जरिए काम करना, तो रिमोट के बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए हर एक चीज। इसके बाद क्या दिया हुआ, पीसीबी रिले। अब आउटपुट जो सप्लाई छोड़ेगा आउटडोर के लिए, कब छोड़ना कब नहीं छोड़ना, तो मैं रिले ही काम करता, और सारा प्रोग्राम के हिसाब से सारा प्रोग्राम पहले से ही लोड रहता है। इंडोर में लगभग कितना बतला है, यानी कि 29 भाग का नाम बतला है, यानी 29 कंपोनेंट के बारे में बतला है, और वो किसका क्या कहाँ लगा तो क्या काम करता है, ये चीज आपको बतला है। अब इसमें है कि अगर कुछ कंपोनेंट छूटा तो अच्छा आप कमेंट में करके बतला सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मेरे को जिसमें फोन नंबर आपको शो कर रहा होगा व्हाट्सएप आपको करना, ठीक है, इस चीज को फिर बतला जाए। बाकी फिर ट्रेनिंग में आपको हर एक चीज आपको थ्योरी प्रैक्टिकल हर एक चीज करवाया जा रहा है, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ITT पटना, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, आउटडोर यूनिट।
हर एक चीज में होता है ना कि काम पहले मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद कंपोनेंट का नाम याद होना चाहिए। जब नाम याद रहेगा फिर आसानी से आप काम कर सकते हैं। अब कहीं दुकान पर गए, आपको नाम याद नहीं, क्या चीज मांगेगा वहाँ पे, ये दीजिए, है कि नहीं। यहाँ सबसे पहले क्या है, आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में क्या चीज होता है, कौन कौन से कंपोनेंट लगा होता है, सारा कंपोनेंट नाम लिखा हुआ, बाकी इसका किसका कहाँ पे क्या काम होता है ये भी चीज आपको बतला दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है, आउटडोर स्टैंड। आउटडोर स्टैंड में क्या चीज होता है, अच्छा यहाँ पे देखिए दो चीज लिखे हो, आउटडोर स्टैंड, दूसरा में क्या है, फास्टनर। ये दोनों एक ही साथ आता है। यानी आउटडोर स्टैंड को दीवार में टांगना पड़ता है, जिसपे आउटडोर को रखना रहता है। यानी स्टैंड लगाएंगे तब तो आउटडोर को उस पर रखेगा ना, है कि नहीं। तो स्टैंड को लगाने के लिए क्या चाहिए, फास्टनर। उसको फास्टनर भी बोला जाता है, फास्टनर भी बोला जाता है, ठीक है। तो फास्टनर स्टैंड को लगाने, दीवार में लगाने के लिए फास्टनर चाहिए, और स्टैंड पर रखने के लिए स्टैंड किस लिए चाहिए, एसी को उस पर रखने के लिए, एसी को बैठाने के लिए, ताकि एसी मेरा वाइब्रेशन नहीं करे चलते वक्त। क्लियर ना। ये क्या था, आउटडोर स्टैंड, और एक मेरा फास्टनर। तीसरा क्या होता है मेरा, कंडेंसर फैन। कंडेंसर फैन क्या होता है, फैन के बारे में बोल रहे हैं, फैन मोटर नहीं बोल रहे, कंडेंसर फैन। फैन यानी कि एक चीज देखिए यहाँ पे, कंडेंसर फैन जो मेरा क्या काम करता है, कंडेंसर फैन है मेरा हीट को रिजेक्ट करने का काम करता है। कंडेंसर फैन जब तक सही से नहीं चलेगा तब तक मेरा हीट को रिजेक्ट नहीं करेगा, ये आउटडोर में लगा हुआ रहेगा। अब है फैन मोटर कैपेसिटर। कंडेंसर फैन मोटर जो लगा हुआ, कंडेंसर फैन में चलाने के लिए क्या चाहिए, कंडेंसर फैन मोटर, और मोटर को चालू करने के लिए उसका कैपेसिटर भी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, है कि नहीं। कैपेसिटर लगेगा तब तो स्टार्ट होगा ना। तो एच कैपेसिटर लगता है, वहां पर कितना माइक्रोफैराड का, 2 से 4 माइक्रोफैराड मुश्किल से, यानी कि 2 से 2.5 3.15 तक आउटडोर में लगता है। 4 माइक्रोफैराड तक, 4 माइक्रोफैराड मैक्सिमम हो जाता है समझिए आउटडोर में। तो उसके बाद क्या हुआ, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या देता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए कंप्रेसर यूज किया जाता है। जब तक ये सही से कंप्रेस नहीं करेगा, यानी कि प्रेशर से जब तक सही से प्रेशर ये नहीं बनाएगा तब तक क्या होगा, मेरा कंप्रेसर सही से काम नहीं करेगा। ये चीज मैं कंप्रेसर तो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए, जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक प्रेस ही मेरा बेकार है। उसके बाद क्या मेरा डिस्चार्ज है। अब कंप्रेसर है, कंप्रेसर में 2 पाइप निकलता है। एसी के कंप्रेसर में, एसी में कौन सा कंप्रेसर लगता है, रोटरी कंप्रेसर। और उसमें से कितना पाइप निकलता है, 2 पाइप निकलता है, एक डिस्चार्ज पाइप, एक मेरा सेक्शन पाइप। डिस्चार्ज पाइप सेक्शन पाइप कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे दोनों लिखा हुआ, डिस्चार्ज पाइप सेक्शन पाइप, यानी डिस्चार्ज लाइन सेक्शन लाइन, बात एक ही पड़ेगा। तो डिस्चार्ज लाइन जो होता है मेरा पतला पाइप, जो कंप्रेसर मेन पार्ट से निकलता है, मेन हेड से निकलता है, वो मेरा डिस्चार्ज लाइन कहलाता है, जो पतला रहता है। और एक्यूमुलेटर साइड से जो निकलता है मेरा सेक्शन लाइन होता है, जो मोटा रहता है। क्लियर ना, पहचाने का तरीका यही है, एसी रेफ्रिजरेटर डिफ्रीजर। जो पतला रहेगा मेरा क्या रहेगा, डिस्चार्ज पाइप रहेगा, और जो मोटा रहेगा मेरा सेक्शन पाइप रहेगा। उसके बाद हमें कंडेंसर कॉइल, डिस्चार्ज लाइन से निकलने कंप्रेसर के मैंने कंप्रेसर चालू हुआ, डिस्चार्ज लाइन से जब प्रेशर निकलता है कहाँ चला जाता, कंडेंसर कॉइल में। आपको नहीं कि डिस्चार्ज लाइन से निकलने के बाद कहाँ जाता है, कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल क्या काम होता है, हीट को रिजेक्ट करना और वेपर को लिक्विड में बदलना। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, दोनों काम बोलना आपको। उसके बाद क्या चीज था मेरा फिल्टर, ये मेरा वो फिल्टर नहीं है, ये वाला फिल्टर नहीं, ये क्या चीज एयर प्यूरिफायर काम करता है। ये मेरा क्या चीज होता है, फिल्टर रेफ्रिजरेंट को प्यूरिफायर करने का काम करता है। यानी कि रेफ्रिजरेंट में किसी तरह से धूल कण गंदगी नमी वगैरह आ गया तो फिल्टर में सिलिका जेल लगा होता है, सिलिका जेल या फिर जाली सिस्टम, उसको छान लेता है ताकि आगे कैपिलरी में नहीं जाएगा। कैपिलरी में चला जाएगा तो फिर कैपिलरी जल्दी चौक कर जाएगा, कैपिलरी बंद हो जाएगा, फिर वहां पर रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा नहीं होगा। आगे दिया मैं कैपिलरी ट्यूब। अभी यानी कि डिस्चार्ज कंप्रेसर चालू हुआ, कंप्रेसर चालू होने के बाद डिस्चार्ज से जब गैस निकलता है कहाँ जाता है, कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल से निकलता है तो कहाँ जाता है, फिल्टर में। अब फिल्टर में जाएगा तो क्या होगा, तो मेरा छानने काम करेगा। और फिल्टर से जब निकलता है मेरा कहाँ चला जाता है, कैपिलरी ट्यूब में। तो कैपिलरी ट्यूब क्या काम करता है, प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और पीछे यानी कि एक तरफ उसको देखा जाए, आगे प्रेशर को कम कर रहा, पीछे प्रेशर को बढ़ा रहा, है कि नहीं। तो प्रॉपर उसको एक चीज बोल सकते हैं, प्रेशर को वो कंट्रोल करने का काम कर रहा। अगला दिया मेरा सेक्शन सर्विस वाल्व। अब यहाँ पे क्या चाहिए, 2 वाल्व रहता है, एक डिस्चार्ज सर्विस वाल्व, एक मेरा सेक्शन सर्विस वाल्व। सेक्शन सर्विस वाल्व क्या होता है और डिस्चार्ज सर्विस वाल्व क्या होता है, पहले इसके बारे में बता रहे हैं। अब कैपिलरी ट्यूब से जब निकलता है तो मैं कहाँ चला जाता है, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व में। यानी कि जहां से एलन की हम लोग लगाते हैं, डिस्चार्ज वाला पतला वाला में एलन की लगाते हैं, जहाँ पे वहां से मेरा इंडोर के लिए गैस डिस्चार्ज होता है, इसीलिए उसको डिस्चार्ज पाइप भी बोला जा रहा है, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व भी बोला जा रहा है। वहां से निकलता है, मेरा कहाँ चला जाता है, इंडोर के लिए रेफ्रिजरेंट चला जाता है। और उधर से जो रिटर्निंग आ रहा है कूलिंग कॉइल से, उसी को सेक्शन सर्विस वाल्व बोला जा रहा है। क्लियर ना, मोटा वाला पाइप को। तो डिस्चार्ज सर्विस वाल्व और सेक्शन सर्विस वाल्व, सेक्शन सर्विस वाल्व के जरिए ही हम लोग गैस चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज सर्विस वाल्व के जरिए इंडोर में रेफ्रिजरेंट जाता है। अगला क्या मैंने बताया, एक्यूमुलेटर। अब उधर से रिटर्निंग सेक्शन सर्विस वाल्व में आता है गैस, और उसके बाद कहाँ चला जाता है, एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर क्या काम करता है,
किसी कारण से अगर वहां पर लिक्विड फॉर्म में पहुंच गया गैस, तो लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर नहीं जाने देगा। ये मैं क्या करता है, उसको वेपर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वेपर में कन्वर्ट करने के बाद वेपर को ही कंप्रेसर के अंदर जाने देगा। ये चीज एक्यूमुलेटर काम करता। उसके बाद क्या दिया, लिक्विड लाइन। देखिए जब डिस्चार्ज सर्विस वाल्व से गैस रेफ्रिजरेंट इंडोर ले जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, लिक्विड लाइन बोला जाता है। लिक्विड लाइन बोलते हैं, बहुत से आदमी उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज लाइन ही बोला जाता है। डिस्चार्ज लाइन जबकि कौन सा होता है, डिस्चार्ज मेरा जो करने ये किधर के कंप्रेसर, कंप्रेसर से जो निकलता है मेरा, कंप्रेसर से जो निकलने के बाद डिस्चार्ज लाइन में जाता है कि नहीं, मेरा वो डिस्चार्ज लाइन होता। जबकि ये मेरा क्या होता है, लिक्विड लाइन जो डिस्चार्ज सर्विस वाल्व से निकलता, वहां छूट रहा जिसका उसको डिस्चार्ज लाइन भी बहुत बोलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वो भी कूलिंग कॉइल ही है। डिस्चार्ज लाइन तो मेरा गर्म होता, वो मेरा डिस्चार्ज लाइन थोड़े ना, सिर्फ उसको पहचानने के लिए उसको डिस्चार्ज लाइन बोला जा रहा है। वो तो मेरा प्रॉपर कूलिंग कॉइल है जो इंडोर के लिए जा रहा है। इसीलिए दोनों पाइप जब देखिएगा डिस्चार्ज सेक्शन दोनों ठंडा रहता आउटडोर के पास, है कि नहीं, कंप्रेसर के पास है। उसके बाद क्या है मेरा, कंप्रेसर कैपेसिटर। कंप्रेसर कैपेसिटर, अब कंप्रेसर को चालू भी करना है। अब चालू करने के लिए क्या चाहिए, उसको कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर क्या काम करता है, स्टार्टअप देने का काम कर देगा, स्टार्ट करने का काम करता, इसीलिए उसको कैपेसिटर चाहिए। उसके बाद कंप्रेसर टर्मिनल। अब कंप्रेसर कहाँ से चालू करेंगे, कहाँ पर लाइन देंगे, उसी को टर्मिनल बोलते हैं। कंप्रेसर टर्मिनल, जहां पर कंप्रेसर पावर सप्लाई हम लोग इनपुट करेंगे कंप्रेसर पर, उसी को कंप्रेसर टर्मिनल बोला जाता है। अगला क्या है मेरा, ग्रोमेट या गवर्नमेंट्स बहुत आदमी बोलते हैं, ग्रोमेट या गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स, ये चीज याद कर लीजिए बढ़िया से, इसको पूछा जाता है बहुत बार इंटरव्यू में। तो ग्रोमेट क्या होता है, जब कंप्रेसर हम लोग लगाते हैं और कंप्रेसर को जिस रबर पर कंप्रेसर तीनों टर्मिनल को कसते हैं, तीनों टर्मिनल नहीं, नीचे वाले तीनों भाग को, यानी कंप्रेसर को जो टाइट से हम लोग बॉडी के साथ कसते हैं, है ना, कंप्रेसर को बैठाते हैं बॉडी के साथ, उसी को मेरा ग्रोमेट बोला जाता है। ग्रोमेट रबर, रबर का रहता है ग्रोमेट। ये हम कहते हैं कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट आउटडोर, यानी इसको आउटडोर कैबिनेट बोला जाता है। अब आउटडोर के में जो कवर रहता है, पूरा कवर को जो खोलते हैं उसे क्या बोला जा रहा, और यानी कि आउटडोर कैबिनेट। आउटडोर का कवर रहता है, आगे से पूरा कैबिनेट खोलते हैं, ऊपर से पूरा कवर खोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कैबिनेट बोला जाता है। कॉपर पाइप, अब इंडोर टू आउटडोर, इंडोर टू आउटडोर, वहां पे क्या करते हैं, कॉपर पाइप इस्तेमाल करते हैं ना जी, वही मेरा कॉपर पाइप होता है। और उसके ऊपर जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन, यानी कि इंडोर टू आउटडोर जो जाता है उसे कॉपर पाइप हो गया। अब जो साइज की पाइप रहेगा उसी साइज की पाइप लगाना, कोई दिक्कत हैगा नहीं। उसके बाद पाइप के ऊपर जो कवर देखते हैं, कवर ब्लैक, बहुत बार ब्लैक वाला, बहुत बार व्हाइट वाला, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। और उसी के साथ में रहेगा 4 कोर वायर या 3 कोर वायर, जिसमें पावर सप्लाई इंडोर टू आउटडोर को जोड़ेगा, वही मेरा 3 कोर वायर या 4 कोर वायर, एक नहीं एक वायर में 4 वायर चलेगा, ठीक है, वही मेरा हो जाता। यानी कॉपर पाइप, कॉपर पाइप के ऊपर जो रहता है मेरा इंसुलेशन, इंसुलेशन के साथ जो मेरा यानी कि दोनों साथ साथ में जो इंडोर टू आउटडोर करंट को ट्रांसफर करेगा, वो मेरा कैसे हो जाएगा, वायर, यानी कि 4 कोर वायर या 3 कोर वायर। अब रहता है हमारा वायर कनेक्टर। अब आउटडोर में पावर सप्लाई जहां पर जोड़ते हैं, इनपुट देते हैं आउटडोर में, वही मेरा क्या होता, कनेक्टर, आउटडोर कनेक्टर, इंडोर कनेक्टर, ये चीज होता जोड़ने के लिए। उसके बाद क्या, फ्लेयर नट। अब यहाँ जो कॉपर पाइप है, कॉपर पाइप को इंडोर और आउटडोर में भी जोड़ना है, तो पाइप को जोड़ेंगे किसके सहारे, फ्लेयर नट के सहारे, या फिर ब्रिजिंग करना पड़ेगा। नॉर्मली हमेशा आउटडोर में फ्लेयर नट ही लगाना पड़ेगा, इंडोर काट का ब्रिजिंग कर भी सकते हैं, वहां पे कोई भी करता नहीं है, उसे करना भी नहीं चाहिए। वहां पे क्या करिएगा, फ्लेयर नट से जोड़ा जाता है। उसके बाद डेड नट। अब यहाँ पे क्या बदलाए थे, सर्विस वाल्व, सर्विस वाल्व में जहां पर हम लोग एलन की लगाते हैं, एलन की, और जब एलन की कम हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नट के सहारे उसको बंद करते हैं, उसे क्या बोला जाता, डेड नट बोला जाता, क्लियर ना। उसके बाद ओएलपी, इसको इंटरनल ओएलपी बोला जाता है, प्रॉपर ओएलपी नहीं बोला जाता, ठीक ना। एसी में कहिएगा, एसी में ओएलपी कहां से आ गया, एसी में भी ओएलपी होता है, कंप्रेसर के अंदर इंटरनल ओएलपी इसको बोला जाता है। इसका क्या काम होता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर या प्रोटेक्शन। किसी कारण से जब कंप्रेसर हाई लोड लेता है तो कंप्रेसर को जलने से बचाने के लिए मेरा ओएलपी कट ऑफ कर दे रहा, कंप्रेसर को जलने से बचाने के लिए ओएलपी कट ऑफ करता है। अब इसका, उसके बारे में क्या बदलाव है, ये समझिए। जब बहुत बार देखते हैं एसी जब ट्रिप करता है तो सिर्फ कंप्रेसर बंद होता है, आउटडोर का पंखा बंद नहीं होता, उसमें ओएलपी कट ऑफ करता है कंप्रेसर का। बहुत बार पूरा आउटडोर ही बंद था, उसमें रिले कट ऑफ करता है आउटडोर को। बहुत बार सिर्फ कंप्रेसर बंद होता है तो उसमें क्या करता है, ओएलपी कट ऑफ करता और पंखा चलते रहता। ये चीज याद कर लेना बढ़िया से। उसके बाद क्या, रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट नहीं रहेगा तो ठंडा गर्म कैसे होगा, बिना रेफ्रिजरेंट का होगा नहीं। आउटडोर में मेरा रेफ्रिजरेंट भी भरा हुआ रहता, जो रेफ्रिजरेंट 822 हो गया, 32 हो गया, 410 हो गया, 290 हो गया, है कि नहीं।
फैन कवर, एक चीज समझिए, जब आउटडोर कवर जिसको कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट के साइड में क्या रहता है, सामने सामने पंखा के सामने सामने, उसको फैन कैबिनेट बोला जाता है या फिर फैन कवर बोला जाता है। अगर वो नहीं लगा हुआ रहेगा तो बाहर से क्या होगा, चिड़िया वगैरह उसमें आसानी से जाकर टकरा जाएगा या फिर जाकर बैठ जाएगा, फिर वहां पे क्या होगा, पंखा जब भी चलेगा तो वहां पे दुर्घटना होते रहेगा पक्षी के साथ। उसके बाद कहते हैं टर्मिनल कवर, टर्मिनल कवर, यहाँ पे टर्मिनल कवर क्या चाहिए था, कंप्रेसर के ऊपर देखते होंगे जहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई था कंप्रेसर पे, उसको क्या चाहिए बोला जाता है, टर्मिनल, कंप्रेसर टर्मिनल। और उसके ऊपर भी एक बड़ा कवर प्लास्टिक से लगाया जाता है जिसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग लिखा हुआ रहता है, यूवीडब्ल्यू लिखा हुआ रहता, वही मेरा क्या चाहिए, टर्मिनल कवर हो गया। ठीक है, इतना कंपोनेंट कम से कम आपको आउटडोर में, कि इंडोर में 29 कंपोनेंट, आउटडोर में भी 29 कंपोनेंट के बारे में बतलाएं, और कुछ कंपोनेंट छूट गया तो आपको कमेंट में जरूर बतलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।